स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है एमएससी प्रीवियस की केमिकल काइनेटिक्स वाली जो यूनिट है। हम उसमें जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है फास्ट रिएक्शन, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो फास्ट रिएक्शन वाला जो मेथड था ये सबसे पहले दिया गया था जर्मन केमिस्ट मैनफ्रीड आइगन के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फास्ट रिएक्शन होती क्या है, उसके बाद में इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन, फास्ट रिएक्शन क्या होती है, बहुत तेज़ी से होती हैं। जिस तरीके से आयनिक रिएक्शन होती हैं तो उनकी जो रेट है वो नॉर्मल मेथड से हम नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। उन स्पेशल जो टेक्निक्स हैं उन्हीं टेक्निक्स को हम इन फास्ट रिएक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन से हम इसे शुरू करते हैं। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टाइम शॉर्टर देन द टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स द रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मतलब जो परंपरागत मेथड है, वो परंपरागत मेथड। सच रिएक्शन आर टर्म्ड एज फास्ट रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन जैसे कि डेफिनेशन से हमने देखा बहुत तेज़ी से होती हैं। मिक्सिंग, जैसे ही हम रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं तुरंत ये रिएक्शन हो जाती है और बहुत ही कम टाइम पीरियड में कंप्लीट होती हैं। तो इतने कम टाइम पीरियड में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना बहुत ही टिपिकल काम होता है। तो स्पेशल टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फास्ट रिएक्शन के जो फीचर्स हैं, पहले उन फीचर्स को हम ज़रा देख लेते हैं। जो पहला फीचर्स है वो है फास्ट रिएक्शन आर नॉट कंसिडर्ड एज सिंपली नॉर्मल रिएक्शन विच हैपन्स टू अकर मोर क्विकली। बहुत तेज़ी से होती है, सामान्य रिएक्शन की तरह आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। सेकंड जो पॉइंट है वो है फॉर दीज रिएक्शंस द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ वेरी लेस। एक्टिवेशन एनर्जी का मान बहुत कम होता है। हमने रिएक्शंस देखी हैं इस तरीके से होती हैं, तो इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये बहुत कम होती है। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, या हम कह सकते हैं दीज रिएक्शन हैव वेरी हाई रेट कांस्टेंट। इन रिएक्शंस का जो रेट कांस्टेंट है के वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है इन दीज रिएक्शंस हाईली एक्टिव इंटरमीडिएट आर फॉर्म। आपको पता है जब रिएक्टिव जो इंटरमीडिएट होता है उसकी यदि एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये इसलिए इसमें लिख रखा है इन दीज रिएक्शन हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म विच हैविंग हाई एनर्जी, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 4 वो है इन गैसेस फेज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट बिकॉज द रिएक्टेंट कंटेनिंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये मतलब एलिमेंट अगर फॉर्म में है तो वो बहुत फास्ट होती है। मतलब जो गैसियस रिएक्शन है वो उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो भी ऑलमोस्ट जीरो होती है। ये सिंपल पॉइंट हैं, ये आप खुद भी स्टडी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इनको तेज़ी से कवर कर रहा हूँ क्योंकि आगे हमें इस मेथड को स्टडी करना है। पांचवा जो पॉइंट है वो है व्हेन रिएक्शन अकर इन सॉल्यूशन फेज इन विच फास्टली डिफ्यूजन टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन द रेट ऑफ रिएक्शन इज सो फास्ट। जो डिफ्यूजन रिएक्शन होती हैं सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत फास्ट होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये मेथड होता है, बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़न हो सॉल्यूशन के अंदर तो वो फास्ट रिएक्शन के अंदर आ जाती हैं। जो छठा पॉइंट है वो है रेंजेज ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर कन्वेंशनल मेथड इज लाइज बिटवीन 10⁻⁷ to 1 यूनिट। जो रेट कांस्टेंट है वो देखो बहुत कम होता है, कन्वेंशनल जो रिएक्शन होती है उनकी 10⁻⁷ से 1 यूनिट के बीच में, जबकि जो रेट कांस्टेंट होता है फास्ट रिएक्शन के लिए वो होता है 1 से 11 यूनिट। ये यूनिट इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए कोई भी रेट कांस्टेंट की यूनिट हो सकती है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है वो, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे यूनिट रख दी है। और जो सातवां जो पॉइंट है वो क्या है, इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। देखिए 10⁻³ सेकेंड से 10⁻12 सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू द हाफ लाइफ वी कैन क्लासीफाइड द फास्ट रिएक्शन इन फॉलोइंग सच इम्पोर्टेंट मेथड, जिसमें पहला है आपके सिलेबस में फ्लो टेक्निक, जिसके लिए जो हाफ लाइफ होती है 10⁻³ सेकेंड। रिलैक्सेशन मेथड जिसके लिए हाफ लाइफ 10⁻⁷ सेकेंड।
फ्लैश फोटोलाइसिस 10⁻12 सेकंड, और NMR मेथड जिसके लिए 10⁻6 सेकंड। देखिए स्टूडेंट, ये जो रिलैक्सेशन मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RPSC की चॉइस होती है फास्ट रिएक्शन में से, जब भी क्वेश्चन आए इसी में से क्वेश्चन आए, और नेट में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट के ऊपर, इनके ऊपर, तो इसको थोड़ा सा ढंग से देखना बाद में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो फ्लो मेथड है वो फ्लो टेक्निक क्या होता है, इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम देख लेते हैं फास्टली। फ्लो टेक्निक्स हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर गैस रिएक्शन एंड रिएक्शन इन लिक्विड फेज, तो दोनों में होती हैं। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज इन 1905 बाई रासिंग फॉर स्टडिंग द रैपिड रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड O2। इन दोनों में जो फास्ट रिएक्शन हुई थी या होती है, इसको सबसे पहले स्टडी किया था ये रासिंग ने। लेटर ऑन इन 1923 हॉर्स्टिंग और ये रफ्टन, इन्होंने इसको डेवलप किया था इस टेक्निक को। अलाउ टू मेजर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इन द रेंज बिटवीन 10 सेकेंड टू 10⁻³ सेकेंड। फ्लो टेक्निक में भी सीन एज लॉजिकल टर्म, इसमें जो मेन जो काम होता है वो होता है मिक्सिंग का एंड शेकिंग का, इसीलिए इसमें लिख रखा है फ्लो टेक्निक में भी सीन एज लॉजिकल टर्म मिक्स एंड शेक मेथड इन विच द रिएक्टेंट्स आर मिक्सड विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब बहुत ही तेज़ी से मिक्स हो जाते हैं। द सॉल्यूशन A B एंटर इन द मिक्सिंग चैम्बर वेयर द रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है रिएक्टेंट A + B गोज़ टू प्रोडक्ट इज इनिशिएटेड। देखिए ये दिखा रखे हैं दो कॉलम A और B, जिसमें रिएक्टेंट A और B आपस में रिएक्शन करते हैं, और जो मिक्सिंग चैम्बर है उसमें रिएक्शन होती है, और फिर एक इस आउटलेट के द्वारा ये जो प्रोडक्ट है हमारा वो प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। और ये ऑब्जर्वेशन ट्यूब यहाँ पे दिखा रखी है, और ये लैंप रिएक्शन को स्टडी करने के लिए दोनों तरफ लगा रखा है हमने, और एक स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक इक्विपमेंट है जो इसको डिटेक्ट करता है। और ये DV ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है जिसके लिए हम ये स्टडी करते हैं। S1 और S2 इनिशियल्स और फाइनल सरफेस है। तो ये तो इसका डायग्राम होता है फ्लो टेक्निक का। आगे हम इसमें देखते हैं कि इसमें होता क्या है। एज द मिक्सर मूव अवे फ्रॉम मिक्सिंग चैम्बर द कंसंट्रेशन ऑफ A और B डिक्रीजेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ P इंक्रीजेज। आपको पता है कि यहाँ पे इनिशियल में रिएक्टेंट A और B आपस में मिक्सिंग चैम्बर में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो A और B की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, और प्रोडक्ट आगे फ्लो करेगा। तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ डाटा हेडिंग है, इसमें देखिए क्या होता है। द प्रोडक्ट P इज फ्लो इन ऑब्जर्वेशन ट्यूब, देन कंसिडर द वॉल्यूम डिटेक्टेड DV। ये जो वॉल्यूम है उसको डिटेक्ट करेंगे हम बिटवीन S1 एंड S2, जो सरफेस दे रखी है S1 और S2 उसके बीच में कितना वॉल्यूम है इसको हम डिटेक्ट करते हैं। इफ़ एट सरफेस S1 कंसंट्रेशन ऑफ P इज C, यदि इस सरफेस ये S1 और S2 है, यहाँ कंसंट्रेशन C है, तो जो सरफेस S2 है वहाँ पे कंसंट्रेशन C + DC हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, इसलिए दिखा रखा है सरफेस S1 पे कंसंट्रेशन C और S2 पे कंसंट्रेशन C + D, और अगर टाइम हो dt। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर हम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ये लैंप लगा के पर्टिकुलर एरिया में, उस वॉल्यूम के लिए हमने DV टर्म यूज किया है। आगे ले रखा है अज्यूमिंग दैट P इज फ्लोइंग एंड सेकेंड ऑर्डर बिहेवियर इज इंडिकेटेड देन द रेट इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हमने मान रखा है सेकेंड ऑर्डर बिहेवियर की A + B गोज़ टू प्रोडक्ट। आप यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करके भी कर सकते हैं, A गोज़ टू प्रोडक्ट, और यहाँ पे nth ऑर्डर की रिएक्शन मान के भी कर सकते हैं। जो आपको सुविधाजनक लगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ जो रेट इक्वेशन है वो रेट इक्वेशन आप उसके लिए डेराइव
कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर मान के कर रखा है। तो जो कंसंट्रेशन में जो चेंज है टाइम के साथ में डी सी अपॉन डी टी, उसको लिख रखा है मैंने के ए माइनस सी बी माइनस सी। ए की कंसंट्रेशन में कमी आई, बी की कंसंट्रेशन में कमी आई, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो आपको पता है सिंपली हम इसी तरीके से लिखते हैं डी सी अपॉन डी टी बराबर के सी की पावर एन। तो ये वही इक्वेशन है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। आगे देखिए, सपोज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा गया है। एंड फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्मूथ, मतलब कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रखा है, फ्लो बिल्कुल स्मूथ है प्रोडक्ट का। एंड द ट्यूब इज़ फिल्ड विद द सॉल्यूशन, और जो ट्यूब है वो पूरी सॉल्यूशन से भरी हुई है। तो देखिए अब नेक्स्ट है इसमें, शो द मास बैलेंस रिक्वायर्ड दैट the number of molecules of P coming out of the volume element dV in the time dt is equal to। देखिए ये जो आउटलेट है ये रहा, हम ये मान रहे हैं यहाँ पे जो dV जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसमें कितना प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, ये इक्वल किसके है, कितना रिएक्टेंट अंदर गया, और साथ में जो कितनी अमाउंट है वो रिएक्ट हुई उसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे नीचे लिख लिया सिंपल, रेट ऑफ एंट्री ऑफ रिएक्टेंट, कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के एंटर कर रहे हैं किस रेट से, वो इक्वल होती है रेट ऑफ एग्जिट ऑफ रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट बाहर निकल गए और कितनी अमाउंट उनकी रिएक्ट हुई है उसके इक्वल ये होगा। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं रेट ऑफ एंट्री ऑफ द रिएक्टेंट यू सी डी सी, और रेट ऑफ एग्जिट ऑफ रिएक्टेंट ये हो जाएगा यू सी प्लस डी सी डी टी। रेट ऑफ एग्जिट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट रिएक्टेड, कितनी अमाउंट रिएक्ट की है रिएक्टेंट की, उसको हमने लिख दिया के ए माइनस सी बी माइनस सी डी वी डी टी। ये पर्टिकुलर वॉल्यूम पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उसको यहाँ पे लिख दिया रेट ऑफ एग्जिट ऑफ रिएक्टेंट, कितना अमाउंट रिएक्टेंट का बाहर निकल रहा है, यू सी प्लस डी सी डी टी हमने उसको माना है, और रेट ऑफ एंट्री ऑफ रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, यू सी डी टी। तो ये हमारी एक यहाँ पे इक्वेशन हो गई। तो इसको थोड़ा सा अपन ओपन करके लिख देते हैं, यू सी डी टी बराबर यू सी प्लस यू सी डी टी। ये इसको यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में यू डी सी डी टी प्लस ये इक्वेशन हमने यूँ की यूँ लिख दी। जो ये यू है वो है फ्लो कांस्टेंट लीटर पर सेकंड, कितना मतलब जो रिएक्टेंट है वो फ्लो कर रहा है, तो वो फ्लो कांस्टेंट है लीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका यहाँ से यू सी डी सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको यू डी सी डी टी को दे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के अंदर यू डी सी अपॉन डी वी, यहाँ से डी टी भी कट जाएगा, तो यू डी सी अपॉन डी वी बराबर के ए माइनस सी बी माइनस सी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस डी सी अपॉन ए माइनस सी बी माइनस सी के अपॉन यू डी वी। मतलब जो सेम टर्म है उनको एक तरफ ले लिया, बाकी को डिफरेंट साइड में हम लेके चले गए। अब इसका हम क्या करेंगे, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इसका अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटेड ओवर द प्रॉपर लिमिट ऑफ वॉल्यूम, और जो कंसंट्रेशन है उसकी प्रॉपर लिमिट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इधर वॉल्यूम वाले टर्म ले लेंगे, इधर कंसंट्रेशन वाले टर्म ले लेंगे, और इंटीग्रेशन ये हमने इस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया। जो v है वो है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कितना वॉल्यूम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो v बराबर 0 से v बराबर v के बीच में हम यहाँ पे लिमिट लगा के इसका इंटीग्रेशन करेंगे। k और u कांस्टेंट हैं तो उनको बाहर निकाल लिया। ऐसे इधर कंसंट्रेशन इनिशियल 0 और फाइनल c, उसके बीच में इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास में 1 अपॉन ए माइनस बी ln b a माइनस सी ए बी माइनस सी और k अपॉन यू वी नोट। ये एक मिनट, यहाँ पे ये v ही आएगा फाइनल वॉल्यूम।
तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में 1/a माइनस बी ln b a माइनस सी अपॉन ए बी माइनस सी के अपॉन यू वी। देखिए ये वाली जो इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग है। जब रिएक्टेंट कि दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, एक तो अपन यू लिख लेते हैं प्रोडक्ट और एक अपन यू लिखें ए प्लस बी गोस टू प्रोडक्ट, और दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो डिफरेंट, तो उसी टाइप की देखो रिएक्शन है के टी 1/a माइनस बी ln, और ये वाली इक्वेशन सेम बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे के के साथ में क्या आ रहा है, अब वी अपॉन यू आ रहा है। वी की यू की जो यूनिट है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही है, तो टी बराबर है वी अपॉन यू। तो देखो वी वॉल्यूम अपॉन यू क्या है, वॉल्यूम पर सेकंड, तो ये लिख दिया वॉल्यूम पर सेकंड। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कर गया, सेकंड ऊपर गया तो टी बराबर सेकंड। तो देखिए सेम डिक्टो इक्वेशन आ रही है दोनों की। तो आप याद रखने के हिसाब से ये याद कर सकते हैं। जो फाइनल आएगा वो ये आएगा अपना ये जो मेथड है उसके अंदर। और अब हम इसको y बराबर mx वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसको हमने लिख लिया y, और ये 1/u है, ये है हो जाएगा हमारा x, और ये इसको भी हम इधर ले जाएंगे तो जो ग्राफ खींचा जाएगा वो ये y x, तो जो बाकी क्वांटिटी बच गई वो m बच गई स्लोप। तो ये देखिए ये y और ये था हमारा x, और जो स्लोप है m वो बच गया हमारा ये। तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप इसको स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और आगे हम और भी जब मेथड पढ़ेंगे तो उन मेथड से भी आपको ये चीज़ें काफ़ी समझ में आएंगी। तो ये था हमारा फास्ट रिएक्शन, जिसमें से पहला जो मेथड पढ़ा है हमने पढ़ा है फ्लो टेक्निक। अब इस फ्लो टेक्निक के अंदर जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो होता है स्टॉप्ड फ्लो मेथड। स्टॉप्ड फ्लो मेथड सबसे ज़्यादा मेथड यही काम में लिया जाता है। तो इस मेथड के बारे में हम अब आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो जब फ्लो मेथड के बारे में पूछे तो सबसे पहले आपको ये जो सिंपल जो मेथड है उस मेथड के बारे में पहले आपको बताना है, और उसके बाद में जो फ्लो टेक्निक है उसके बारे में बताना है, और उसके बाद में आपको ये स्टॉप्ड फ्लो मेथड है उस स्टॉप्ड फ्लो मेथड के बारे में आपको बताना होगा। तब जाके ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा। जो स्टार्टिंग है वो आपको फास्ट रिएक्शन के इंट्रोडक्शन से करनी है। व्हाट इज़ द फास्ट रिएक्शन, डिस्क्राइब द फ्लो टेक्निक। तो फ्लो टेक्निक में फिर आपको ये सब बता के फिर स्टॉप्ड फ्लो मेथड का आपको डिटेल बतानी है, या डायरेक्ट भी आपको अगर स्टॉप्ड फ्लो मेथड पूछता है तो भी आपको एक बार बैकग्राउंड पूरा बताना पड़ेगा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।